अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में स्कोप देखा था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों की जाती है। पर्पस क्या था कि भाई आप अकॉर्डिंगली ऑडिट को आइजाज के तहत करें और जब आप रिपोर्ट दें तो आपके पास एक एविडेंस हो जिसके बिना पर आप वो रिपोर्ट देते हो। एविडेंस कब होगा? जब आपने काम तमीज से किया होगा, काम आइजाज के तहत किया होगा। जबानी कलामी एविडेंस कोई नहीं होता। आपके पास सबूत इकट्ठे होके डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए कि इस बिना पे मैं कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हमने सीखा था। अच्छा भाई, फिर हमने कहा था कि सर उसके दूसरे मकसद भी हैं। दूसरे मकसद ये हैं कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी भी बंदे को अकाउंटेबल रखती है कि किस बंदे ने काम किया है, किसने उसको रिव्यू किया है, क्या काम किया है, सब डॉक्यूमेंटेड होता है। सर आज हम कुछ ऐसी चीजें देख लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्म में बच्चे पहुंच चुके हैं उनको तो ये बात पता होगी और फिर उनको रिकॉल भी हो जाएगी, और जो नहीं पहुंचे उनको बता देता हूं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती किस किस तरीके की है। मैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स की एग्जांपल दे दूंगा आपको। लेट्स से अगर मैं बात कहूं कि मैं मटीरियलिटी निकाल रहा हूं, अगर मैं बात कहूं कि मैं मटीरियलिटी निकाल रहा हूं, अच्छा मटीरियलिटी का आयजा इटसेल्फ अलग है। मटीरियलिटी का आयजा इटसेल्फ अलग है, पर वो मटीरियलिटी का आयजा इटसेल्फ मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट्स कहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मटीरियलिटी का आयजा मुझे कहता है कि आप मटीरियलिटी निकालते वक्त डॉक्यूमेंटेशन करें। वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है उस आयजा की, ना कि इस आयजा की। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है उस आयजा की, ना कि इस आयजा की। देखो लिखता क्या है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर आयजाज डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस आयजा। यानी इसने तो आपको जेनरिक बात बता दी है कि भाई आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किस चीज की करनी है कि भाई जो आपने काम किया उसकी, जो आपको सबूत मिला उसकी, और जो उससे कंक्लूड किया उसकी, ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है। हमने सिखाया था आपको कल की क्लास में। पर अब वो कह रहा है कि भाई अगर कोई और आयजा आपको कह रहा है कि आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो रिक्वायरमेंट इस आयजा को रद्द नहीं करती। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। यानी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर आइजाज फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, या तो लॉ रेगुलेशन को स्टेब्लिश करेगा एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी आपको करनी पड़ेंगी। अब जरा एक एक करके सुकून से समझे, देखो दिमाग लगाओ, बिल्कुल आसान चीज है। अगर मैं मटीरियलिटी निकाल रहा हूं तो मटीरियलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? सर दो चीजें। मटीरियलिटी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है बेंचमार्क, वो ये रहा, सही है जी। और एक चाहिए होता है रेट ऑफ मटीरियलिटी। अच्छा, जब बेंचमार्क चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं? आप ये देखते हैं, मैंने आपको सिखाया मटीरियलिटी में, बखूबी सिखाया। जब आपको बेंचमार्क चाहिए होता है तो आप देखते हैं फोकस ऑफ यूजर क्या है। फोकस ऑफ यूजर क्या है? यूजर किस चीज पे अपना डिसीजन बेस करता है। लेट से मैंने कहा था कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी होती है, सही है, और वो प्रॉफिटेबल है, और वो प्रॉफिटेबल है, सही जी, तो आप क्या करते हैं? सर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक परसेंटेज ले लेते हैं। सही है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक परसेंटेज लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज तो यहां आ रहा है ना, रेट तो यहां आ रहा है, पर क्या मैं कह सकता हूं कि बेंचमार्क सिलेक्शन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, कि इदारा कौन सा है, उसका यूजर कौन है, उसका फोकस एरिया क्या है, ये सारी चीजें। अब लेट्स से कि अगर एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका दारोमदार एक्सपेंसेस पे होगा, तो मैं उसके लिए बेसिस ऑफ मटीरियलिटी बेंचमार्क एक्सपेंसेस उठाऊंगा। वो कह रहा है इसको डॉक्यूमेंट करो जिस बिना पे तुमने बेंचमार्क सेलेक्ट किया है। अब लेट्स से एक कंपनी है और वो लॉसेस के अंदर है, प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप जो बेंचमार्क सेलेक्ट कर रहे हैं पहले उसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि आई हैव सेलेक्टेड दिस बेंचमार्क बिफोर बिकॉज दिस इज द लिस्टेड एंटिटी एंड फोकस ऑफ यूजर्स विल बी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, हेंस we conclude that we have selected this profit before tax as a benchmark. However, this includes, अगर कोई इसमें abnormalities हैं, this includes abnormalities which is one off gain या one off loss which we have adjusted to arrive at this benchmark. बात समझ आ रही है? तो वो क्या कहता है, पूरा डॉक्यूमेंट कहते हैं बेसिस ऑफ सिलेक्शन। यानी यार देखो, एक चीज याद रखना, एक चीज अभी सिखा रहा हूं, लिखता भी हूं यहां पर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी prepared in a manner that it is
अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर, हाँ जी, इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर ऑडिटर हु इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट टीम। जरा बात समझिएगा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस मैनर में बननी चाहिए, इस तरीके से बननी चाहिए कि कोई बंदा उसको उठाकर देखे तो उसको रीड करते हुए ही वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। कि भाई अगर उसने मटीरियलिटी का डॉक्यूमेंट खोला है, मटीरियलिटी का डॉक्यूमेंट खोला है, यानी एक्सेल फाइल खोली है जिसमें आपने मटीरियलिटी निकाली हुई है, तो उस मटीरियलिटी के डॉक्यूमेंट में आपको बताना नहीं पड़े कि आपने सेलेक्ट क्यों किया है, वो खुद वजाहत कर रहा हो वो बेंचमार्क कि क्यों सेलेक्ट किया गया ये, तो वो बोल रहा है बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग बेंचमार्क डॉक्यूमेंट करें। अच्छा, फिर बात आती है रेट के ऊपर। तो रेट डिपेंड करता है आपकी रिस्क असेसमेंट के ऊपर। तो हम कहते हैं कि भाई लोअर रेट कब आता है, जब रिस्क, हाँ जी, लोअर रेट कब आता है, यानी लोअर रेट तब आता है जब आपका रिस्क ज्यादा होता है। यू कैन से कि अगर आपका पहला साल है ऑडिट का तो आप बोलते हो रिस्क ज्यादा है क्योंकि आपको इतनी चीजों का पता नहीं होता, आप घुसते हैं तब जाके आपको पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है इदारे के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा पहला साल है तो मैं ये कहूंगा कि आई हैव सेलेक्टेड अ लोअर रेट ऑफ मटीरियलिटी बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट कंसिडरिंग द रिस्क। बात समझ आती है? तो भाई ये आपने डॉक्यूमेंट करना है कि आपने वो रेट सेलेक्ट क्यों किया है, और अगर पहला साल है और रेट अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसके भी बेसिस क्यों, वाई, तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, फिर मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वो आप डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई ये निकली हुई है, क्यों, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आगे ऑडिट होता है। समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में सारी मिस स्टेटमेंट जमा होती हैं, उसका टोटल इससे मैच होता है, फिर बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकालो, ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेड्स के लिए ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि अगर कोई मटीरियलिटी या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेंज हुई है जैसे जैसे आगे ऑडिट बढ़ता गया तो उसको भी डॉक्यूमेंट करो कि वो चेंज क्यों हो गई। लेट से एग्जांपल देता हूं, आपने मटीरियलिटी निकाली थी, सही है, इंटरिम अकाउंट्स के ऊपर। इंटरिम अकाउंट्स का मतलब है कि 30 सितंबर के अकाउंट्स के ऊपर, सही है जी, 30 सितंबर के अकाउंट्स के ऊपर, यानी उसमें आपका प्रॉफिट आया हुआ था कुल मिला के 9 महीने का। अच्छा, अब आप आ गए दिसंबर पे, यहां से यहां पर आए तो प्रॉफिट आपका ड्रास्टिकली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जब प्रॉफिट आपका ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है तो यू कैन नॉट यूज द मटीरियलिटी बेस्ड ऑन दी 30 सितंबर अकाउंट्स। ऑल्दो आपने प्रोजेक्ट किया होगा, आपने क्या किया होगा, इसके प्रॉफिट को 9 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 12 किया होगा, पर जो यहां पर आंसर आया था प्रोजेक्टेड, जिसपे आपने क्या निकाली हुई है, मटीरियलिटी निकाली हुई है, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो फिर आप ये जस्टिफाई कैसे करोगे लोगों को कि भाई ये वाली चीज है। तो खैर, अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक्चुअल मटीरियल, अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा आ जाए तो उस पर रिजल्टिंग परसेंटेज भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो आप फिर ये भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि मैंने अपनी मटीरियलिटी को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने लोअर लेवल पे ही उसको रहने दिया क्योंकि मेरा रिस्क ज्यादा था। तो भाई कुछ भी है आपने डॉक्यूमेंट करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर इन अ मैनर दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जो कि ऑडिट का पार्ट भी नहीं था, उसको भी समझ आनी चाहिए। बात क्लियर है ये वाली? चलें जी, तो ये हमने कह दिया। अच्छा, अब खैर अगर मैं आपको ये बात कहूं, सर अगर मैं ये कहूं आपको कि अगर हम ये कहें कि भाई एक हमारा आयजा था रिलेटेड पार्टी, तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट से क्या है भाई, वो कहता ही है कि डॉक्यूमेंट करो नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, सही है, रिलेशनशिप विथ रिलेटेड पार्टी, फिर बोलता है डॉक्यूमेंट करो ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, क्योंकि भाई अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको कह रहा है कि आपने रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप को और रिलेटेड पार्टी के नामों को और उनकी ट्रांजैक्शन को अलग से एफएस में डिस्क्लोज करना है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें कि सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो गई हों, उनके रिलेशनशिप सही हों डॉक्यूमेंटेड, और उनसे ट्रांजैक्शन सारी अप्रोप्रिएटली एफएस में अलग से डिस्क्लोज हो गई हों। फिर ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। याद आता है पहला ऑब्जेक्टिव क्या था आरपी का, कि भाई
आपने उसकी सब्सटेंस को इवेल्युएट करना है, क्या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस क्या ट्रू सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि हाँ यार रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स की नीड है, वो होनी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हो गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। बात क्लियर है। तो वो यही कहता है कि भाई फिर ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है किसकी, सर रिलेटेड पार्टी के आजा की। बात क्लियर है। अच्छा जी सर, ये तो बात समझ आ गई कि हमारे पास कुछ आयजाज ऐसे हैं जो अलग से भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन करने को कहते हैं, और वो कौन से आयजाज है, अभी मैंने जो आपको बताया सर, मटेरियलिटी का आयजा और रिलेटेड पार्टी का आयजा। सही है जी, बाकी भी सीखते हैं, बाकी भी सीखते हैं, अभी होल्ड ऑन, अभी एक एक करके देखते हैं। पर वो क्या है, मैंने अभी क्या बताया इससे पहले आपको, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आरपी की बता दी और इसके अलावा किसकी बता दी जानी, आपको मटीरियलिटी की। सही है। अच्छा भाई, अब जरा बात समझते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाट टू डॉक्यूमेंट, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, व्हाट टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या करना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी क्या लिखने लगा हूं मैं, व्हाट टू डॉक्यूमेंट। तो वो बोलता है जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया उसको डॉक्यूमेंट करो, जो आपको सबूत मिला उसको डॉक्यूमेंट करो, सबूत पे आपने कंक्लूड क्या किया उसको डॉक्यूमेंट करो। इन तीनों में आपस में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों में आपस में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। लेट से जो काम किया है उसी काम के बेस पे आपको क्या मिलेगा, एविडेंस। जो एविडेंस मिल गया उसके बाद आपको क्या रीच होगा, कंक्लूजन। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सबूत मिला है वो कुछ और था और कंक्लूजन कुछ और है। लेट से मैंने किया ये, बात समझिएगा, लेट से मैंने किया ये कि मैंने एक इंटरेस्ट की रिकैलकुलेशन की, तो जो रिकैलकुलेशन की वो क्या है, मेरा प्रोसीजर परफॉर्म, उससे एविडेंस क्या मिला, इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट। सही है जी। अच्छा, फिर जब इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट को मैंने कंपेयर किया किससे, एफएस की अमाउंट से, तो मुझे क्या मिल गया, एविडेंस। जो एविडेंस मिला तो मैं क्या रीच करूंगा, कंक्लूजन, कि भाई ये सही है या नहीं है। अब लेट से तुमने रिकैलकुलेशन की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस क्या मिला, वो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस एविडेंस मिल गया। आपने जब उसको कंपेयर किया तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों, आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा या पकड़े जाओगे। इसलिए तो कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी आती है। आपने जो कैलकुलेशन की है और जो एफएस में फिगर आ रही है वो आपस में मैच नहीं है, तो मतलब आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये चीज एफएस के अंदर सही रिकॉर्ड हुई भी है। तभी तो वो कहता है दिस इंक्रीजेस द अकाउंटेबिलिटी, दिस इंक्रीजेस द रिव्यू अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स। रिव्यू प्रोसीजर्स भी अच्छे से होते हैं। लेट से भाई मैंने भी अपने जूनियर को कहा, कल ही बैठा हुआ था, मैंने बोला भाई मुझे एक काम करो, ये ना मुझे इन्वेस्टमेंट का वर्किंग पेपर रिव्यू करा। उसने क्या निकाला, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसने रिकैलकुलेट किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसका टोटल देखा और मैंने एफएस में अमाउंट देखी, दोनों में डिफरेंस था। और नीचे लिखा हुआ था कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भाई ने कंक्लूजन किया हुआ था और जो काम किया हुआ था, जो एविडेंस मिला था, दोनों अलग थे। यानी जो एविडेंस था उस बिना पे आपने कंक्लूड करना, तो उसने कंक्लूड गलत किया होता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे रिव्यू में भी ये काम आता है, रिव्यू आसान हो जाता है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेड चीज होती है तो आपके लिए रिव्यू करना इंतहाई आसान हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, तो अच्छे से रिव्यू होता है। और जिसके बिना पे, जिसके सबूत के बेस पे आप कहते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या तो ये कहते हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। खैर, इसको आगे लेके चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या बताया, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, और मैंने कहा आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में बताऊंगा। लेट से अगर मैं इन्वेस्टमेंट का ऑडिट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का, प्लीज सुनिएगा, तो आपको मैंने क्या सिखाया, इन्वेस्टमेंट के लिए आप सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। ऐसा ही है। उस इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को, जिसमें सिक्योरिटीज आ रही होती हैं, यहाँ पे शेयर्स कंपनी के नाम आ रहे होते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही होती है। सही है जी। लेट से मैं कहता हूं ये शेयर्स है, सही है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी है, और यहाँ पे आ रही होगी आपकी, यहाँ पे आ रही होगी आपकी प्राइस। सही है जी। अच्छा, जब प्राइस आ रही होगी तो यहाँ पे आ रही होगी टोटल वैल्यू। आपने क्या किया होगा, इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया होगा और ट्रेस किया होगा कहाँ से, एफएस से, टू इंश्योर कंप्लीटनेस। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये जो आपने किया हुआ, ये आप लोगों को कैसे बताओगे। देखो, दो तरीके होते हैं।
या तो आप वर्किंग पेपर के नीचे लिख दो जो आपने किया है ना ऊपर, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ऑब्टेन इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस इट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या तो हम एक चीज करते हैं जिसका नाम होता है ऑडिट टेक्स। क्या कहते हैं हम? ऑडिट टेक्स। अच्छा, ऑडिट टेक्स बेसिकली लेजेंड्स होते हैं कि ये वाला निशान देखो तो उसका मतलब है रिकैलकुलेटेड, ये वाला निशान देखो तो इसका मतलब है मैंने ट्रेस किया लेजर से, ये वाला निशान देखो तो मतलब है कि मैंने इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया। अच्छा, अगर अब मैं यहां पर ये वाला निशान डाल दूं इसके नीचे, तो कोई भी बंदा इस वर्किंग पेपर को देखेगा तो उसको लग जाएगा, तो ये वो तो एक्सेल में F2 दबा के भी देख सकता है कि क्या हुआ हुआ है, सम चेक हुआ हुआ है। पर ये डॉक्यूमेंट करना इस बात की निशानदेही है कि इस ऑडिटर ने जो भी ये काम कर रहा था उसने इसको क्या किया हुआ है, कास्ट किया हुआ है, इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की हुई, और फिर इसको मैच किया हुआ है कहां से? जनरल लेजर से। जो जीएल में आ रहा हो जीएल में आएगा, तो टीबी में आएगा, टीबी में आएगा तो एफएस में आएगा, ऐसा ही है। तो फिर दूसरा निशान यहां पर आया होगा ये वाला जो यहां पे ये बना हुआ। तो बात समझिए, दिस इज माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और अगर लेट से ये वाला निशान आया हुआ है कि ट्रेस किया हुआ है एफएस से ऊपर, और मैं एफएस में जाके देखता हूं, एफएस में अब मैं रिव्यू कर रहा हूं, अब रिव्यूअर बन के सोचो, अब मैं रिव्यू कर रहा हूं और मैंने आके देखा कि ये और वो फिगर मैच नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई तुमने ये वाला ऑडिट टिक डाला कैसे, तुमने लिखा कैसे? पकड़ा जाएगा यहां पर। वो तभी तो कह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल मेक एवरी पर्सन अकाउंटेबल। ऑडिट आइजाज के तहत होगा, कोई प्रोसीजर मिस नहीं होगा। चलें एक और चीज सीखते हैं। मैंने कहा सर लेट से आप एक लीगल केस के ऊपर काम कर रहे हैं जो एफएस में डिस्क्लोज हुआ है, जो एफएस में क्या हुआ है? डिस्क्लोज हुआ है। अच्छा, आपको तो डर होता है ना, आपको तो डर होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये डिस्क्लोज होने की जगह रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्लोज कब होता है? डिस्क्लोज कब होता है सर? जब उसके पे होने के चांसेस अनलाइकली हो। और रिकॉर्ड, प्लीज सुनिएगा, रिकॉर्ड कब होता है? वो यहां करते हैं। रिकॉर्ड कब होता है? जब प्रोबेबल, इसको ऊपर कर लेते हैं सर, जब प्रोबेबल या लाइकली हो। अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या क्लाइंट ने डिस्क्लोज सही किया है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करता हूं, क्या लिखते हैं हम लोग? चेक कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स लॉयर। आप कैसे बताओगे कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की है? भाई आप क्लाइंट से ये वाली ईमेल या जो भी खत हैं ये ऑब्टेन करेंगे। यहां पे लिख देता हूं, या तो ईमेल, सही है जी, या तो लेटर्स, अगर लेटर की फॉर्म में हुआ है, सही है, उसको अपनी एक्सेल फाइल में एम्बेड कर देना, एक्सेल फाइल में एम्बेड कर देना। अच्छा, ऐसे नहीं कि लेके चिपका लिया, ऐसे नहीं कि लेके चिपका लिया, इसका मतलब ये है कि आपने जब फाइल ली, देखो ये तो सबूत है ना कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक किया और कॉरेस्पॉन्डेंस को अपनी फाइल में एम्बेड भी कर दिया, उसमें ईमेल गई होगी, रिप्लाई आया होगा, ईमेल गई होगी, रिप्लाई आया होगा, आपने सबकी एक पीडीएफ बना के चिपका दी। बात क्लियर है? अब आगे सुनो। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, मैंने खोला, मैंने देखा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस में वो बंदा जो लॉयर है, क्लाइंट का लॉयर है, क्योंकि वो तो आपस में बातें कर रहे हैं ना, उसने ये तो नहीं बोला कि मैं ऑडिटर को दिखाऊंगा ऐसा ही मैसेज कर दे। खैर, उसने किया ये कि भाई जब लगाया तो मैंने खोल के देखा। अच्छा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि यार सामने से जवाब आ रहा है कि यस दे आर लाइकलीहुड कि आप ये केस जीत जाएंगे। लाइकलीहुड केस जीत जाएंगे मतलब कि अनलाइकली है कि मैं हार जाऊंगा। तो एफएस में डिस्क्लोज सही हुआ, पर ये कंक्लूड कब कर रहा हूँ? कंक्लूड कर रहा हूँ सबूत के बेस पर। सबूत कहाँ लगा हुआ है? ऑडिट फाइल के अंदर। तो जब तक सबूत नहीं लगा हुआ था तब तक मैं कंक्लूड नहीं कर सकता। अब लेट से मैं वो ईमेल खोलता, वो कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करता, और कॉरेस्पॉन्डेंस में ये लिखा हुआ होता कि देयर इज अ लाइकलीहुड दैट यू विल लूज द केस। तो देयर इज अ प्रोबेबल चांस कि मुझे उसको पैसे पे करने होंगे, तो डिस्क्लोज की जगह मैं रिकॉर्ड करूंगा। और नीचे लिखा हुआ होता बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स परफॉर्म। अगर मेरा ऑडिट टीम मेंबर ये लिख देता कि बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या लिख देता? बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म वी कंक्लूड दैट दिस केस इज डिस्क्लोज अप्रोप्रिएटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये गलत होता, क्योंकि वो डिस्क्लोज होना ही नहीं चाहिए था। कैसे पता लगा मुझे? सबूत के बेस पे, क्योंकि सबूत को उसने सही देखा ही नहीं।
तो यहाँ से फिर अकाउंटेबिलिटी आती है। देखो मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकलिटी से लिंक करके चल रहा हूँ और ये बातों बातों में बता रहा हूँ कि किस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, यानी आज तक ऐसा सवाल नहीं बना जिसमें आपको बोले कि आप ये प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे हो, यानी एक हेड दिया आपको ऑडिट करने के लिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे। तो ये चीज अपने भेजे में रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन पे भी सवाल आ सकता है कि भाई ये हेड है, इसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसमें क्या चीज डॉक्यूमेंट कर सकते हो, इसके अलावा इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सर कंफर्मेशन टू लॉयर एंड हिज रिस्पॉन्स, क्या लॉयर को जो कंफर्मेशन भेजा था आपको, आप कैसे बताओगे लोगों को आपने कंफर्मेशन भेजी है। भाई आप उस कंफर्मेशन को जो आपने भेजी थी, जिस डाकिए के जरिए भेजी थी, जिस टीसीएस के जरिए भेजी थी, उसका नंबर भी वहां डॉक्यूमेंट कर देना। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन कि आपने वाकई कंफर्मेशन भेजी है, इस दिन पे भेजी है। और कंफर्मेशन ऐसे नहीं कि ऑडिट के बाद, रिपोर्ट के बाद भेजनी, रिपोर्ट से पहले भेजनी है और ऑडिट शुरू होते ही भेजनी है ताकि आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिले। और उसका जो रिप्लाई आया उसमें क्या लिखा हुआ था ये कैसे बताओगे, वो भी आप वहां पे डॉक्यूमेंट करो। तो सर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी अदर पर्सन कि काम क्या हुआ है, उससे सबूत क्या मिला, उससे कंक्लूजन क्या निकला। सबूत कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और है, यहां पकड़ा जाएगा तो रिव्यू में काम आता है, ये सुपरवाइजर करने में काम आता है, सुपरवाइजरिंग एक्टिविटी में काम आता है। पहले तो अब बात क्लियर है। तो सर अगर ऐसे मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं पीपी में आपको कहता तो क्या डॉक्यूमेंट करते, तो आप कहते हैं कि अगर मैं सैंपल बेसिस पे एडिशन चेक कर रहा हूं तो उसकी इनवॉइसेस लगा लूंगा, सैंपल बेसिस पे जो मैंने चेक किया उसकी इनवॉइस भी लगाऊंगा ना, ऐसा है। तो ये सबूत देगा कि हाँ यार मैंने इनवॉइस को चेक किया है। वरना आप सिर्फ टिक टिक करोगे तो ऐसा तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने काम किया है। तो कोई भी आपको बोलेगा यार आपने ये काम नहीं किया, आपको सबूत लेके अटैच करना चाहिए। बात क्लियर है। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट, मैं आपको समझा पाता और बता पाता कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, उसके फायदे क्या हैं, ये पूरी क्लास इसलिए थी। और दूसरी चीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और मैं किस किस एरिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, और भी सिखाऊंगा। पर पहले बेसिक नॉलेज को क्लियर करना है। खैर अब आगे अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर इसके अंदर ये लिखा हुआ है रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रीजंस हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने का, ये ऑल टुगेदर वैसी ही चीजें पुरानी आगे पीछे करके लिखी हुई है। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, बात समझ आती है। फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है, लगा हुआ होगा एविडेंस तो मैं रिव्यू कर पाऊंगा, रिव्यू कर पाऊंगा तो कंक्लूजन को चेक कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। आगे अदर पर्पसेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, असिस्टिंग द ऑडिट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, क्योंकि अगर आपने रिस्क असेसमेंट की सारी चीजें लिख ली एक जगह पे और आपने बना लिया कि इसके अगेंस्ट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, तो प्लान एंड परफॉर्म करने में आसानी होगी। आगे हेल्प करेगा सुपरवाइजर्स को डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में, ताकि वो जैसे जैसे ब्लैक से एक सुपरवाइजर है मेरा, उसको मैंने कहा भाई तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, मुझे इस दिन पे दिखा देना। अब जाहिर सी बात है उसको कैसे पता लगेगा काम हो रहा है, जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तब तक मतलब काम हो चुका है, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई मतलब काम नहीं हुआ हुआ। तो ऐसे भी असेसमेंट होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी भी फाइल खोल के देख लेता हूँ, हमारी तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है ना, जो वो काम कर रहा होता है मुझे लाइव दिख रहा होता है। तो होता ही है कि जब मैं फाइल खोल के देखता हूँ मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने तो अभी काम ही नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे कैसे पता लगता है भाई उसने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की हुई होती है, फाइल्स खाली होती हैं। तो ये भी एक तरीका है। आगे इंश्योरिंग मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, इतनी एग्जांपल्स हैं इसकी। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, ये बड़ी अहम बात है। लेट्स से अगर एक लोन है 10 साल का, अगर एक लोन है 10 साल का और उसमें डेट कोवेनेंट्स है, तो बार बार क्या कॉपी पेस्ट करोगे, एक बार फाइल में आ जाएगा ना तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करना, अनलेस के उसमें कोई चेंज आ जाए। तो जो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। लेट्स से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें, ये जो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके पास हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कितने साल तक अपने पास रखना होता है, असेंबली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और कब तक आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और कब तक जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए उसके बाद आपको ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन में छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।